लास्ट मैंने कुछ होमवर्क दिया था, सबने कर लिया? यशी, अद्विका, आप लोगों ने होमवर्क किया है तो बताओ आंसर। हाँ, ले आओ। अद्विका, आपने किया है? तो हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। ओके। मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट निकालना है आप लोगों को। NaCl का दिया था, Na2CO3 दिया था, और H2SO4 दिया था। ठीक है, ओके। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है? ओके। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो आप कह रहे हो कि हमने मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करना है। तो पहले इन सबके मोलर मास निकाल लिए। NaCl का कितना आया? 58.5। Na2CO3 का कितना आया? 106 ना, हाँ। H2SO4 का कितना आया? 98। 98, ये कल हमने क्वेश्चन में भी किया था, है ना? यही किया है यशी, है ना? फिर आपने इसको एन फैक्टर देखना है। यहाँ पे ये हमने मोलर मास की बात की और अब हम इसका एन फैक्टर देखते हैं। NaCl का एन फैक्टर क्या होगा? 1 क्यों होगा? NaCl के अंदर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। हम्म, हाँ। देखो NaCl को जब आप ब्रेक करते हो तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। और ये किससे बना है? NaOH और HCl से बना है। NaOH का भी 1 है और HCl का भी 1 है एन फैक्टर। और जब आप आयन की बात करते हो ना, जब आप सॉल्ट की बात करते हो, तो सॉल्ट में जो आयन के ऊपर चार्ज होता है, जो वैलेंसी, एक्चुअली एन फैक्टर एक टाइप की वैलेंसी ही है। तो ये एक एसिड के या एक OH से जुड़ने के लिए रेडी है ना, ये एक H से, H पॉजिटिव से जुड़ने के लिए रेडी है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है ये सबको? तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इन दिस केस। सेकंड वाले में एन फैक्टर क्या होगा? सेकंड वाले में एन फैक्टर होगा 2, क्योंकि जब हम Na2CO3 को ब्रेक करते हैं तो ये 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 माइनस 2 बनाता है। एक्चुअली ये कार्बोनिक एसिड से आया है, ये कार्बोनिक एसिड से आया है, ये NaOH से आया है। आप कहोगे यहां तो एक ही है OH, लेकिन यहां तो दो H2CO3 हैं। इन दो को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहां से दो NaOH लेने पड़ेंगे। ठीक है, दो NaOH लगेंगे ना, क्योंकि इधर से दो H आएंगे तो इधर से दो H चाहिए, दो OH चाहिए आपको। ये बात समझ में आ रही है? यशी और अद्विका बेटा ऑनलाइन में हो तो आपको बार बार एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ओके? तो अगर आप चार्ज भी चेक करोगे आयन के ऊपर तो 2 2 ही है ना दोनों साइड। ये 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, तो इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और H2SO4 का इन फैक्टर 2, सबका निकल जाएगा फिर। ठीक है, हो जाएगा भाई। यहां से इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, नॉर्मेलिटी का। फिर तो नॉर्मेलिटी हमें अगले साल ही मिलेगी देखने के लिए, आगे कहीं पे इसका यूज एज सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, पर हमारे 11th की NCERT में नहीं है। लिखे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी of n by 2 of n by 2 500 ml solution. Calculate the number of moles and molarity of n by 2 500 ml solution of H2SO4.
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी निकालनी है किसकी, n/2 500 ml सॉल्यूशन की। गिवन लिखो क्या क्या दिया हुआ है। क्या आंसर आया बेटा किंजल आपका, मोलैरिटी कितनी आई? क्यों इतना धीरे क्यों चल रहे हो? कोई बात नहीं। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, मोलैरिटी पूछी है, और आपको गिवन क्या है, नॉर्मेलिटी गिवन। इट इज अ नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/2 कह सकते हो। n/2 का मतलब यही हुआ ना, नॉर्मेलिटी इज 1/2 और ये वॉल्यूम है। तो आपको नॉर्मेलिटी पता है, और मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, और H2SO4 है तो n फैक्टर भी आपको पता है, दैट इज 2। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है, तो मोलैरिटी नहीं निकल पाओगे, तो निकालो जल्दी से। वन बाई 8 आगे चले, आगे हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका क्या परसेंटेज कंपोजिशन होगा उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, वो हम निकालते हैं इसमें। तो क्या टॉपिक है हमारा, परसेंटेज कंपोजिशन। लिखेंगे मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमें मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of that element in the compound in the compound upon, उस कंपाउंड के अंदर कितना मास है, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इनटू 100। mass percent of an element is equal to mass of that element in the compound upon atomic mass of the, नहीं 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 नहीं, सॉरी, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, सॉरी इसको ठीक कर लेना बेटा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, लिख लिया ये फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, calculate the percentage composition of the various elements in MgSO4, in MgSO4। अब MgSO4 के अंदर हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। तो कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 बाई 1 निकालेंगे। उससे पहले आप ये देख रहे हो कि सारे फॉर्मूले में नीचे तो यही आएगा ना, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले MgSO4 का मोलर मास निकालो। मैग्नीशियम का होता है 24 एटॉमिक मास, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का 60। MgSO4 का मोलर मास निकालेंगे, कितना आ गया, 24। कितना आ गया बेटा मोलर मास, 120 आएगा, चेक करो।
24 प्लस 32 प्लस 64 कितना हुआ ये? 120 हुआ ना? तो मोलर मास आपने निकाल लिया MgSO4 का। अब सबसे पहले Mg का परसेंटेज निकालो, लिखो Mg का परसेंटेज कितना होगा? परसेंट मास ऑफ Mg कितना होगा MgSO4 के अंदर? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर इस एलिमेंट का कितना मास है? 24 है। मोलर मास कंपाउंड का कितना है? 120 है इंटू 100, क्या आ जाएगा? 20% आंसर आ गया। अब सल्फर का निकालेंगे, परसेंटेज मास परसेंट ऑफ सल्फर कितना लिखेंगे यहाँ पे? 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 32 लिखेंगे। हाँ, एक ही सल्फर है ना। हाँ, 26.67% आ गया। अब ऑक्सीजन का निकालेंगे। अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे हम? परसेंटेज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? 64 लिखेंगे या 16 लिखेंगे? हाँ 64 लिखेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट का मास जो लिखना है वो इस कंपाउंड के अंदर लिखना है, और इस कंपाउंड में 4 ऑक्सीजन है, इसीलिए 64 आएगा। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं 16 ही लिखकर छोड़ देते हैं, है ना, कि ऑक्सीजन का तो 16 है, लेकिन हमें इस कंपाउंड के अंदर तो ऑक्सीजन 16 नहीं है ना, यहाँ पे 64 है। तो 64 अपॉन 120 इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा? 53.33% आ जाएगा। डन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। CuSO4 इंटू 5H2O, पहले बताओ मुझे इसका नाम आपने सुना है पहले कभी? क्या होता है ये? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है ये, चलो, लेकिन इसका नाम क्या है कौन ये? हाँ हाँ ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ठीक है, पेंटाहाइड्रेट, यस। और इसका कॉमन नेम पूछ रही हूं मैं आपसे, कलर क्या होता है इसका? हाँ, ब्लू विट्रॉल, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल कहते हैं। आपकी लैब में 2-3 कलर आपको दिखाई देते हैं शीशी में रखे हुए। एक पर्पल कलर दिखाई देता है, वो KMnO4 होता है। येलो दिखाई देता है, वो H2SO4 होता है या K2Cr2O7 होता है। और ऐसा ब्लू सा होता है जो, वो क्या होता है? ब्लू विट्रॉल होता है, कॉपर सल्फेट होता है। बाकी सब तो कलरलेस ही होते हैं, है ना। तो ये आपको अलग सा दिखाई देता है, इसको हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं। और इसका जो ब्लू विट्रॉल है, जो इसका ब्लू कलर है, वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, अगर मैं इसको हीट करूं तो इसमें से ये पांचों H2O निकल जाएंगे और ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस सॉल्ट रह जाएगा, और ये व्हाइट कलर का होता है। फिर इसमें पानी मिला दोगे आप और ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और फिर से ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस CuSO4 इंटू 5H2O में आपको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। हाँ जी, आप लोगों का नहीं आया तो मैं करके दिखाऊं बेटा? मोलर मास आ गया 249.5। तो ऊपर लिखोगे 90, है ना, अपॉन 249.5 इंटू 100।
ठीक है, 0.5 का एक आपने डेसिमल हटाया, ऊपर 900 हो गया, अपॉन 2495 हो गया नीचे। अब इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। जगह छोड़ दो, कल घर पे कर लेना, बताओ। ठीक है, करके लाना है, लेकिन ये नहीं कि जगह छुट्टी रह जाए फिर। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगला टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर में। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आई है। सबसे पहले बताओ, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की तो बात बाद में करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूले, अभी मैंने CuSO4 लिखा, वो फॉर्मूला था कॉपर सल्फेट का। क्या होता है फॉर्मूला? अगर आपसे कोई पूछे क्या डेफिनेशन दोगे उसकी, क्या बताओगे, क्या है फॉर्मूला? बताओ बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। भाई कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये आपको कैसे पता चला? कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले से पता चला ना। इट इज अ सिंबॉलिक, सिंबल के साथ लिखा है ना आपने, कॉपर का सिंबल लगाया Cu, सल्फर का लगाया S, ऑक्सीजन का लगाया O, तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लिखो, ए फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of one molecule a formula is a symbolic representation of one molecule of the substance which tells the number and kind of atoms, which tells the number and kind of atoms of various elements present in its molecule. Various elements present in its molecule. ठीक है, ये तो हमने कहा फॉर्मूला होता है। तो क्या डिफरेंस होता है फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में? इंपेरिकल फॉर्मूला हमें सिंपल रेशो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, बेंजीन का नाम सुना है पहले, 10th में सुना है ना, तो बेंजीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जिसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, C6H6। इससे हमें ये पता चल रहा है, हमने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, कार्बन और हाइड्रोजन के 6 एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना? C6H6 बना। ओके, अगर मुझे इसके इंपेरिकल फॉर्मूला मुझसे कोई पूछेगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा इसका CH, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 रेशो में प्रेजेंट है। इनकी सिंपल रेशो 1:1 ही तो है। ये बात समझ में आई? H2O इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, लेकिन H2O ही इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा वाटर का, क्योंकि 2:1 का क्या सिंपल रेशो निकालोगे? 2:1 का तो कोई सिंपल रेशो होगा नहीं ना, 2:1 ही है इसका सिंपल रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, 4-5 फॉर्मूले दे दिए, उसमें से कह दिया कि इनमें से बताओ कितनों का इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अच्छा आप लिखो इंपेरिकल फॉर्मूला, लिखो, हेडिंग लगाओ इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of various atoms, simplest whole number ratio of various atoms present in a compound is called empirical formula.
ठीक है, नोट कर लिया सबने? अद्विका, यशी, अब लिखो एग्जाम्पल लिखो। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होगा? CH। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना है? क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? क्या होता है इसका फॉर्मूला? कभी? यस, H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में ये यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। ठीक है, आगे लिखो। अगर ग्लूकोज हो, अगर ग्लूकोज हो तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है? CH2O। यस, है ना, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट? 1:2:1 की रेशो है इसमें, CH2O हो जाएगा। तो ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें रेशो बताता है। ठीक है, आगे लिखें। दस द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, thus the empirical formula of a compound represents empirical formula of a compound represents only the atomic ratio, only the atomic ratio of various elements, only the atomic ratio of various elements present in a molecule. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इंपेरिकल से हमें क्या पता चलता है? सिंपल रेशियो, है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या पता चलता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। लिखने की जरूरत है इसको? ये पता है ना आपको कि ये मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा है, इसका चाहो तो यहीं पे सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो बेंजीन का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, वहीं पे कॉपी में लिख लो, या दोबारा से लिख लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। फिर हम रिलेशन लिखेंगे दोनों के बीच में, हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, relation between empirical and molecular formula. Relation between empirical formula and molecular formula. The molecular formula is equal to n into empirical formula, where n is integer जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, अब ये n की वैल्यू निकालेंगे कैसे? कैसे आएगी n की वैल्यू? n की वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला लिखेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकालेंगे एक मेथड से, अभी मैं वो मेथड आपको पढ़ाऊंगी कैसे निकालेंगे, जो हमें डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे हम पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इंपेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल लेंगे जोड़ के, जैसे कार्बन हाइड्रोजन आपने ऐड कर लिया, उनका आपको एटॉमिक मास पता है, तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, अगर गिवन नहीं होगा तो कुछ और गिवन होगा, जैसे कि आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, लिखो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो आप कैसे निकालोगे?
मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये 3 फॉर्मूले हम यूज करते हैं। पहले हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला जहां से निकाला है वहां से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला, एन निकालते हैं, एन निकल जाएगा तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हम पीछे चलेंगे कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। यहां तक लिख लिया, तीनों फॉर्मूले लिख लिए। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। स्टेप 1 लिखेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले वाले, तो उसमें हम क्या दिया होता है, हमें एलिमेंट का ना परसेंटेज दे रखा है कि कार्बन 20% प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, 2% हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें परसेंटेज पता होती है। ठीक है, तो उसको पहले हम मास में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखें कन्वर्ट मास परसेंट इंटू ग्राम। पहला स्टेप है हमारा कन्वर्ट मास परसेंट इंटू ग्राम। अब W आ गया और हमें ये पता है कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, ऑक्सीजन की दे रखी है, तो कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास पता है, W पता है, एटॉमिक मास पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपलर मोलर रेशो निकालेंगे। सिंपलर मोलर रेशो निकालने के लिए जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे उससे बाकी सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशो। कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशो। अब अगर आपकी रेशो मान लो एक 0.5 आई, एक 1.5 आई, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपकी 1 2 3 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो होल नंबर है। अगर नहीं आई आपकी होल नंबर में, पॉइंट्स में, तो आप इसको क्या करो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला स्टेप करेंगे और जरूरत नहीं पड़ेगी तो यूज नहीं करेंगे। स्टेप 4 में लिखेंगे कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और लास्ट हमारा स्टेप है राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो क्वेश्चन में गलती के चांसेस कम होते हैं, और अगर स्टार्ट करते ही देखते ही एकदम अटैक कर दिया क्वेश्चन पे और फटाफट कहीं से भी उठा के करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, तो फिर क्या होंगी, आपकी गलतियां कम से कम होगी। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वहां से समझ आएगा कैसे हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। लिखे, यहां तक नोट कर लिया, यशी अद्विका आपने भी नोट कर लिया, इरेज इरेज कर दो इसको। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक, a compound contains 4.07% hydrogen, a compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine.
यहाँ तक नोट कर लिया? इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। मोलर मास गिवन है हमें क्वेश्चन में। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन करने के लिए हम अपने सारे स्टेप को एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेना। फिर यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर का जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो आ जाएगा, 6 कॉलम बना लो। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशो निकल जाएगी, और लास्ट वाले की अगर जरूरत पड़ेगी तो होल नंबर रेशो। ये आपको टेबल बनानी है। एलिमेंट हमें कौन कौन से दे रखे हैं? हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, Cl दे रखा है। इनको ऐड करके देख लो 100 के आसपास आ गया होगा। परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे 4.07, 24.27 और 90 Cl है 71.65%। बोलो यहाँ तक ठीक है? अब इनके एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, सॉरी, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, Cl का 35.5। नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4.07, 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.02 आ रहा है शायद, है ना, 2.02। देखो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये जो परसेंटेज आई है ना वो 100 में 4.07% है। इसको हम इसका गिवन मास मान लेंगे, ये इसका गिवन मास ही है 4.0। 100 के अंदर जब टोटल कर रहे हैं तो 100 ही आ रहा है, तो 100 में 4.007 क्या है, हाइड्रोजन है। 100 ग्राम अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो भी इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर 4.0 ग्राम क्या है, 07 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये इसका गिवन अमाउंट हो गया। जो परसेंटेज है वो एक तरह से क्या है, इसका गिवन अमाउंट हो गया 100 में। फिर ये इसका क्या है, एटॉमिक मास, और n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, या अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा, राइट। 35.5 से इसको डिवाइड करेंगे 71 को, ये भी 2.02 ही आएगा। आप सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए जो सबसे छोटा है उससे बाकी सबको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, 2.02 से सबको डिवाइड कर लो, यानी कि 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। ये कितना आ गया, 2 आ गया शायद, लगभग 2 आ गया। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। होल नंबर रेशो भी 2:1 ही है, होल नंबर रेशो भी 2:1 ही है ना। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन कितनी है, 2। कार्बन पहले आता है फॉर्मूले में, थोड़ा तो आपको आइडिया है ना, पहले हम कार्बन लिखते हैं फिर हम हाइड्रोजन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन पहले लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन है वैसे भी है। तो CH2Cl बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2Cl, है ना। और अभी आपने पीछे लिखा था, अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मेरे पास है, तो मुझे n चाहिए। n निकालने के लिए मैं क्या करूं, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दूं। मॉलिक्यूलर मास मुझे दे रखा है 98.96, डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12
प्लस 2 प्लस 35.5 कितना आ गया ये 49.5 49.5 तो 49.5 से इसको डिवाइड करेंगे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? यशी, अद्विका, एन की वैल्यू 2 आ गई बेटा। अब ये वाला फॉर्मूला लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया, पहला पार्ट आपने कर लिया था, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 2 से डिवाइड वो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा C2H4Cl2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे प्रॉपर आप, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखा, हाइड्रोजन का निकाला, फिर कार्बन का निकाला, लेकिन अगर आप टेबुलर फॉर्म में एग्जाम में करके आते हो तो एग्जामिनर को सब कुछ यहाँ दिख रहा होता है कि आपने कब क्या कैसे किया है, और उसको चेक करने में भी आसानी होगी, है ना, और आपके मार्क्स भी फिर मिलेंगे आपको। चलिए एक क्वेश्चन लिख लो, ये आप घर से प्रैक्टिस करके आना, है ना। ये हटा दूं, नोट कर लिया, डन। क्वेश्चन है हमारे पास, एजी का आपकी बार में परसेंटेज नहीं दे रखा, इसने परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दिया, मास के फॉर्म में दे दिया, तो हमें तो यहाँ पे वैसे भी परसेंटेज नहीं लिखा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप गिवन मास लिख लेना। 1.94 ग्राम, सल्फर दिया हुआ है 0.268 ग्राम, ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.538 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ है 2.746, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है इसमें। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैं उसको एक एक लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। एक काम और करो, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, मार्क करो उसको भी, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन मार्क करो, एनसीईआरटी निकालो। दिखाने बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 1.3 मार्क कर दूं पेन से, क्वेश्चन नंबर 1.3 करना है बैक एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.2 भी कर लो, 1.1 भी कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद वन पॉइंट 1.33, 1.32, 1.28 बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही इस बुक में पेज नंबर, नई वाली जो बुक है 9th पेज पे प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम की एक टेबल दे रखी है, मैंने पहले भी बोला था कि ये भी आपको पढ़नी है, जिसमें सारा कुछ दे रखा है कि पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर किस किस के इक्वल होता है ना, ये टेबल लर्न करनी है। साथ में जो टेबल 1.2 है, ये डेफिनेशन कभी पूछता नहीं है एग्जाम में, कभी आती नहीं है, इधर से जाना बेटा, उधर से नहीं जाना, इधर से जाना। ये डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये वाली टेबल भी एक बार रीड कर लेंगे, है ना, बस एक बार आपको पता हो, पढ़ लेंगे इसको एक बार। टेबल 1.2, टेबल 1.3, और बाकी ये जो बैक एक्सरसाइज के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टोइचियोमेट्री। ओके।